उषा की बेटी नैना की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जहां एक तरफ नैना शादी के बाद नए परिवार में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं उसकी मां उषा अपनी बेटी के मोह में बेचैन थी। बचपन से लेकर आज तक उषा ने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए जब भी वो बेटी की कोई भी पसंदीदा डिश बनाती तो उसे यही लगता कि बस किसी बहाने उसकी बेटी भी आकर अपनी पसंद की डिश चख सके। मम्मी जी, नैना का फोन आया है, ये लीजिए, आप उससे बात कर लो। अरे बेटा, फोन का स्पीकर चला देना। जी ये लीजिए, आप बात कर लीजिए, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। बेटा फोन यहीं पर रख दे। जी ठीक है। नैना बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। माँ, आपके हाथ की कढ़ी चावल खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। आज ना सचमुच मुझे आपके हाथ की कढ़ी चावल की बहुत याद आ रही है। आपको याद है कि जब भी आप कढ़ी पकौड़ा बनाते थे तो कढ़ी में पकोड़े खाने के लिए मेरा और भैया में कितना झगड़ा होता था। अरे बेटा, याद है, मुझे सब याद है। अपने बच्चों की मीठी यादों को भला कोई माँ कभी भूलती है क्या? अगर तुझे बहुत याद आ रही है ना बेटा, तो तू कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाना। फिर तू जो भी खाने को कहेगी मैं तुझे तेरी पसंद का अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। नहीं माँ, अभी तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन आपकी याद आई तो मैंने फोन कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। फिर नैना के फोन रखने के बाद, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? मेघा बहू नैना का फोन आया था और वो कह रही थी कि उसे घर की और मेरे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही है। अरे मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो आप नैना को बुला लीजिए ना, और कुछ दिन के लिए यहाँ रुक भी जाएंगी। अरे मैंने उसे कहा तो था, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती, क्योंकि निखिल जी को एक ट्रिप पर जाना है और ऐसे में वो सास ससुर को अकेला छोड़कर नहीं आ पाएगी। अरे माँ, तो फिर आप एक काम करो ना, यहाँ तो वैसे भी पेंटिंग का काम चल ही रहा है और पूरा दिन खटपट होती रहती है, जिस वजह से आप दोनों सास बहू वैसे ही परेशान रहती हो। मेरी बात मानो तो आप कुछ दिन के लिए नैना के यहाँ चली जाओ और कुछ समय उसके साथ बिताओ। और वैसे भी ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा बेटियां ही अपने मायके आएंगी। अगर नैना बिजी है तो आप भी तो उसके ससुराल जाकर कुछ दिन उसके साथ समय बिता सकती हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन बहू यहाँ अकेले परेशान हो जाएगी। अरे नहीं मम्मी, आप अकेले थोड़ी ना जाएंगी, मेघा भी आपके साथ चली जाएगी। आप दोनों तैयारी कर लीजिए, मैं कल सुबह आपको नैना के यहाँ छोड़ देता हूँ और उसके लिए भी सरप्राइज हो जाएगा। और निखिल जी के जाने के बाद उसका मन भी आप लोगों को देखकर अच्छे से लगेगा। अपने बेटे का सुझाव उषा को काफी पसंद आया था, इसलिए दोनों सास बहू तुरंत ही बेटी के यहाँ जाने की तैयारी में लग जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह नैना के दरवाजे की घंटी बजती है। सरप्राइज। अरे मम्मी भाभी, आप अचानक से यहाँ? बेटा, ये तेरे लिए सरप्राइज है, इसीलिए हमने यहाँ आने से पहले तुझे फोन करके नहीं बताया। देखो, तुम्हें मायके की बहुत याद आ रही थी ना, लेकिन तुम मायके आ नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हारा मायका ही तुम्हारे पास आ गया। बताओ कैसा लगा सरप्राइज? सच में भाभी, आप दोनों को यहाँ देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोग आइए ना, बैठिए। फिर नैना अपनी भाभी और माँ को हॉल में बिठाकर खुशी से चहकते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे बेटा, समधन जी आए हैं, तो ऐसा कर उनके साथ बैठकर थोड़ा समय बिता, मैं कम्मों के हाथ चाय नाश्ता में भिजवाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। फिर नैना की सास नौकरानी कम्मों के साथ चाय नाश्ता तैयारी कर ही रही थी कि इतने में नैना की भाभी रसोई में पहुँच जाती है। अरे आंटी जी, इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप क्यों चाय बना रही हैं? अरे बेटा, चाय तो बस बनने ही वाली है, तुम आराम से बैठो, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। अरे नहीं 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 आंटी जी, आप चाय क्यों बनाएंगी? आप आराम से बाहर जाकर बैठिए, बल्कि चाय मैं बनाकर लाती हूँ। और वैसे भी ना मम्मी जी को तो सिर्फ मेरे हाथ की चाय ही पसंद है, किसी और के हाथ की चाय तो उनको पसंद ही नहीं आती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपने घर में तो तुम रोज चाय बनाती ही हो, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देखो, मजा ही आ जाएगा। अरे नहीं 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 आंटी जी, मैं ना मम्मी जी के लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ, जिसमें मैं लौंग, तुलसी, सौंफ, अदरक सब कुछ डालती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि किस चीज की कितनी मात्रा चाय में डलेगी वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना, इसलिए आंटी आपकी बनाई हुई चाय शायद ही उनको पसंद आए। आप बाहर जाकर बैठिए ना, मैं बस 10 मिनट में ही सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। नैना की भाभी के बार बार कहने पर नैना की सास उर्मिला रसोई से बाहर निकल जाती है और उसकी भाभी चाय बनाने लगती है।
अरे भाई, नैना की भाभी तो बहुत ही अजीब है। मेहमान होकर भी काम करने में जरा सा भी संकोच नहीं करती। अगर मैंने चाय बना ही दी थी तो क्या पी नहीं सकती थी? अरे मेरे हाथ की चाय पीने से इनका कुछ बिगड़ तो नहीं जाता ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी के घर जाने के बाद इस तरह से कौन कहता है कि मम्मी जी मेरे अलावा किसी और के हाथ की चाय नहीं पिएंगी। नैना की सास को उसकी भाभी की ये बातें थोड़ी खटक गई थी, लेकिन फिर भी घर आए मेहमानों का वो अपमान नहीं करना चाहती थी। और बताए बहन जी, कैसे हैं आप लोग और घर पर सब लोग कैसे हैं? आने से पहले आपने कोई सूचना भी नहीं दी, वरना हम थोड़ी तैयारी करके रखते तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। अरे बहन जी, भला इसमें कष्ट वाली क्या बात है? हम अपनी बेटी के घर आए हैं, हम कोई मेहमान थोड़ी ना है जो कि हमारे स्वागत में आपको कुछ विशेष इंतजाम करने होंगे। और रसोई की चिंता तो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा, मैं और मेरी बहू है ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? भला आप लोग क्यों संभालेंगे? आप तो हमारे मेहमान हैं। आप आराम से बैठकर बस हमें आज्ञा दीजिए, अपनी पसंद नापसंद बताए कि आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, और आपको वो सब बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी तो मेरी और नैना की है। अरे बहन जी, आप तो जानती है कि माँ का दिल कैसा होता है। बिटिया को अपने हाथ से पकाकर उसकी पसंद की चीजें खिलाने का ना बड़ा मन करता है। अब उसकी शादी हो गई है तो वो रोज रोज मायके तो आ नहीं सकती। अब अगर हमें मौका मिला है उसकी ससुराल आकर कुछ दिन साथ रहने का, तो मुझे उसकी पसंद का बनाकर उसे खिलाने दीजिए ना। उषा के बार बार जिद करने पर अंत में उर्मिला हार मान जाती है और अपनी समधन उषा और उनकी बहू को अपनी रसोई सौंप देती है। फिर अगले दिन नैना के ससुर कहते हैं, सुनती हो निखिल की माँ, आज ना मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम ना आज नाश्ते में थोड़े से पकोड़े बना लो, बहुत दिन हो गए गर्मा गर्म पकोड़े नहीं खाए। और फिर वैसे भी समधन जी भी तो आई हुई हैं, तो बेटा अगर तुम पकोड़े बना लोगी तो अच्छा ही होगा। ठीक है पापा जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अरे नैना, तुम्हें पकोड़े बनाने की क्या जरूरत है? तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ, और बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। सच्ची भाभी, मुझे तो सच में आपके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है। मुझे याद है कि जब आप अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बनाती थी ना, तो मेरे मुंह में तो उनकी खुशबू से ही पानी आ जाता था। अरे तो फिर देर किस बात की है? आज ही मैं तुम्हें गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ, और साथ में अदरक वाली चाय भी बनाकर लाती हूँ। तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ। नंद को पकड़े खिलाने का वादा करके नैना की भाभी रसोई में पहुँच जाती है और पकोड़े की तैयारी करने लगती है। अरे बेटा, तुम पकोड़े बना रही हो तो मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी चटनी भी पीस देती हूँ, क्योंकि निखिल के पापा है ना, उनको पकोड़े चटनी से ही खाने अच्छे लगते हैं। अरे नहीं 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 आंटी जी, भला चटनी की क्या जरूरत है, बल्कि पकोड़े तो अदरक वाली चाय के साथ ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। और मैंने कहा ना कि आप रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ बनाकर बता दूंगी। मैं बस थोड़ी देर में पकोड़े तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें पकोड़े चाय के साथ खाना पसंद है तो तुम सब चाय के साथ खा लो, लेकिन निखिल के पिताजी चाय के साथ पकोड़े नहीं खाएंगे। अरे आंटी जी, मेरी बात मानकर आज आप मेरे हाथ के स्पेशल पकोड़े चाय के साथ खाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे हाथ के पकोड़े में जादू है, जादू। तो फिर भला चटनी बनाकर पकोड़ों का टेस्ट क्यों खराब करना? नैना की सास बार बार चटनी पीसने के लिए कहती रहती है, लेकिन नैना की भाभी अपने आगे उनकी चलने ही नहीं दे रही थी, और वो चाय से पकोड़े खाने की बात पर अड़ी हुई थी। उर्मिला के लाख कोशिश करने के बाद भी नैना की भाभी हाथ पकड़कर उन्हें रसोई से बाहर निकाल देती है। जब मैं कह रही हूँ कि हमें चटनी से पकोड़े खाने हैं और चाय के साथ नहीं खाने हैं, तो भाई इसमें क्या जबरदस्ती है कि हम भी जबरन उनकी तरह चाय के साथ पकोड़े खाएं? अरे भाई, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, ये छोटी सी बात इसे समझ में क्यों नहीं आ रही? मम्मी जी, मुझे ना कढ़ी पकोड़े खाने का बहुत शौक है। अब जब नाश्ते में पकोड़े बन ही रहे हैं, तो ऐसा करते ना कि हम लंच में कढ़ी चावल बना लेते हैं, और इन्हीं पकोड़ों को कढ़ी में डाल देंगे और लंच भी तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, बना लेना तू। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो कढ़ी बनानी ही नहीं आती। मेरे मायके में तो हमेशा मेरी मम्मी ही कढ़ी बनाती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे जैसे जैसे बताती जाऊंगी और बिल्कुल से ही तुम बनाती जाना। ऐसा करने से तू सीख भी जाएगी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। नैना जैसे ही रसोई में कढ़ी बनाने के लिए पहुंचती है,
वहाँ उसकी माँ और भाभी पहले से ही रसोई में होते हैं। अरे बहन जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं बहन जी, हमने सोचा कि काफी सारे पकोड़े बच गए हैं तो हम कढ़ी बना लेते हैं। और फिर नैना को कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद भी है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कढ़ी में आप अजवाइन क्यों डाल रही हैं? और अगर इतना सारा बेसन डालकर बनाएंगे ना तो कढ़ी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। आप ऐसा करिए, छोड़िए, कढ़ी में बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो इसी तरह से कढ़ी बनाई जाती है और हम तो इतने सालों से अजवाइन में छोंक कर ही कढ़ी बनाते हैं और वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अरे तो आज तक आप गलत तरीके से कढ़ी बना रहे थे। कोई बात नहीं, आज मैं सही तरीके से कढ़ी बना देती हूँ। आज आप मेरे हाथ की कढ़ी खा कर देखिए, देख लेना आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे लेकिन हमें थोड़ी गाढ़ी कढ़ी ही पसंद आती है। अगर अब थोड़ा कम बेसन डालेंगे तो कढ़ी उतनी गाढ़ी नहीं बनेगी। और वैसे भी निखिल के पापा को ना पतली कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहन जी, कढ़ी का तो मतलब ही होता है हल्का भोजन, और वैसे भी कढ़ी को तो मट्ठे से ही बनाया जाता है, इसलिए इसे मट्ठे की तरह ही पतला होना चाहिए, तभी तो उसमें असली स्वाद आता है। मुझे तो लगता है कि आज तक आपने असली कढ़ी खाई ही नहीं। चलिए अब मैं आपको कढ़ी बनाना सिखा देती हूँ। नैना की माँ की बात सुनकर अब तो उर्मिला बिल्कुल चीर गई थी। आपके कहने का मतलब क्या है और आप कहना क्या चाहती हैं? कि मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती? अरे 30 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो क्या मैं 30 साल से गलत तरीके से कढ़ी बना रही हूँ? देखिए बहन जी, सही गलत जैसी कोई बात नहीं होती। जो जैसा खाता है उसे वही अच्छा लगता है। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है वो सब गलत तरीके से ही बन रहा है और जो आप बनाते हैं बस वही सही है। अरे मम्मी छोड़िए ना, आप क्या बातें लेकर बैठ गई हो? आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उर्मिला की बेटी रश्मि ने जब रसोई में अपनी माँ के सूर बिगड़ते हुए देखे तो वो उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आई। अरे माँ, भला वहाँ क्या हो गया था आपको? अरे बेटा, वो 4 दिन के लिए आए हैं और हमारे घर में मेहमान हैं और वो मेरे घर में मुझे बता रहे हैं कि आज तक गलत तरीके से खाना बनाती आई हूँ। कोई बात नहीं माँ, अगर वो अपने तरीके से कढ़ी बनाना चाहते हैं तो आप उनको बनाने दीजिए ना। भला आपको इसमें क्या परेशानी है? अगर वो खाना बनाकर खिला रही है तो आप आराम से बैठकर खाए ना। अरे ये बात नहीं है बेटा, अगर वो खाना बना रही है तो बनाए और हम आराम से बैठकर खाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो जो हमारे घर में अपनी मनमानी चला रही है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। हमारा किया हुआ हर काम उन्हें गलत ही लगता है और वो हर चीज में अपनी नाक घुसा रही है। अरे ये बात उनको भी समझ में आनी चाहिए ना कि वो इस घर में मेहमान है, और अगर वो मेहमान है तो मेहमान की मर्यादा में रहे ना। अब अगर मेहमान ही हर चीज में इंटरफेयर करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब भला ये भी क्या बात हुई कि मैं 30 साल से गलत तरीके से कढ़ी बना रही हूँ। कभी कहती है कि पकोड़ों के साथ चटनी नहीं खानी चाहिए, कभी कहती है मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। अरे अब कोई भी कितना बर्दाश्त करेगा। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है माँ कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। आपको याद है माँ, जब भाई का रिश्ता नैना के यहाँ जुड़ा था तो क्या हुआ था 6 महीने पहले? अरे नैना बेटा देखो, अब हमारा रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ गया है, इसलिए तुम्हारे परिवार की अच्छाई हो या बुराई, हर चीज का प्रभाव हमारे भी परिवार की गरिमा पर पड़ेगा। इसलिए अपने परिवार को कहना कि आज तक उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखें। किस बात का ख्याल माँ जी? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आपको किस बात से समस्या है, आप साफ साफ कहिए ना। देखो बेटा, जब तुम्हारी मम्मी ही ऐसे बेहुदे से कपड़े पहना करती है तो तुमसे हम क्या ही उम्मीद लगाए। उनको समझना चाहिए कि उनकी बेटी शादी लायक हो गई है और वो सूट सलवार पहनकर रिश्तेदारों के सामने आ जाती है। अरे उन्हें कुछ तो अपनी और हमारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना। सास से फोन पर खरी खोटी बातें सुनने के बाद नैना अपनी माँ को सूट की जगह साड़ी पहनने को कह देती है। बेटी की सास का अपने पहनावे पर कमेंट सुनकर उषा को बहुत बुरा लगता है। नैना बेटा, निखिल ने बताया कि तुम्हारे पापा एक छोटा सा लॉन बुक कर रहे हैं। देखो बेटा, हमारे 4 रिश्तेदार आएंगे। अरे हमारे लिए तो ये इज्जत की बात है। तुम अपने पापा से कहो कि वो अच्छा सा कोई फार्म हाउस बुक कर ले। अब बेटी की शादी रोज रोज तो नहीं होती है ना,
और अच्छा मैंने देखा है कि तुम्हारी माँ को चटक रंग बहुत पसंद है, लेकिन उनसे कहना कि ये उनकी बेटी की शादी है, अपनी बेटी की शादी में उसे ही चमकने का मौका दे। अरे हमें तो डर है कि कहीं वो ही लहंगा पहनकर दुल्हन बनकर बारात के सामने ना आ जाए। भाई हमें तो ये माँ का लहंगा पहनने का रिवाज तो कतई पसंद ना है। चाहे कुछ भी कहो, माँ तो माँ की तरह सादे कपड़ों में ही अच्छी लगती है। शादी में आने वाले सामान से लेकर नैना के परिवार के कपड़े, उनके सजने संवरने, हर काम में उर्मिला ने अपनी भरपूर मनमानी चलाई थी। अरे ये सब क्या है मम्मी, आपको पसंद नहीं है तो आप मत पहनो ना, लेकिन नैना की माँ को उनकी पसंद के कपड़े गहने पहनने से आप रोकने वाली कौन होती है? आप खुद क्या पहनेंगी बस वही आप डिसाइड करो। नैना और उसका परिवार क्या पहनेगा और कैसे अरेंजमेंट करेगा, कहाँ करेगा, उनसे आपका क्या लेना देना? ये सब उनकी समस्या है ना। अरे अपनी बेटी की शादी को लेकर उनकी अपनी भी तो कुछ इच्छाएं रही होंगी ना, तो करने दो ना उन्हें अपने मन की। अरे मेरे बेटे की भी तो शादी है और 4 रिश्तेदार जमा होंगे, तो क्या अच्छा लगता है क्या कि कोई अगर दुल्हन की माँ को देखकर मुंह दबाकर हंसे, क्योंकि तेरी सास को तो कुछ ज्यादा ही जवान बनने का शौक है। तो मैं क्या करूं मम्मी, सबके अपने अपने विचार और सोच होती है। शादी में उन्हें कौन सी चीज देनी है कौन सी नहीं, ये तो उनके बजट पर निर्भर करेगा ना। ऐसे डिमांड करने से तो आप उनके बजट पर अतिरिक्त भार ही डाल रही है। बेटे का इस तरह अपने होने वाले ससुराल का बात बात में पक्ष लेना उर्मिला को कतई पसंद नहीं आता। अरे अभी तक तो शादी भी नहीं हुई और मेरा बेटा अभी से बीवी और उसके मायके वालों का हो गया। पता नहीं कल को जो शादी करके आ जाएगी तो वो क्या गुल खिलाएगी। बेटे के समझाने पर भी उर्मिला को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, बल्कि होने वाली बहू और उसके परिवार की जिंदगी में दखल देना वो अपना अधिकार समझ रही थी। किसी तरह शादी संपन्न हुई और नैना अपने ससुराल पहुंच गई। फिर शादी के बाद, देखो बेटा नैना, आज तुम्हारा पग फेरा है। 3 दिन बाद हमारे यहाँ से निखिल, तुम्हारे पापा जी और कुछ खास रिश्तेदार तुम्हारी विदाई कराने आएंगे। तुम अपनी मम्मी से कहना कि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। सभी मेहमानों को लौटते समय तिलक लगाकर और शगुन के लिफाफे के साथ कपड़े भी दे। ठीक है मम्मी जी। निखिल मम्मी जी ने शादी में हर काम में अपनी मनमानी चलाई है, लेकिन अब शादी के बाद इस तरह मम्मी पर दबाव बनाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे उनके घर आए मेहमानों को क्या खिलाना है, कितना शगुन देना है, ये तो वो खुद ही तय करेगी ना। इस तरह मान कर लेना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज मम्मी जी से बात करो ना। मम्मी भाभी बार बार भाई से कह रही थी कि वो आपको समझाए, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे उस समय आपने अपनी सीमाओं को पार करके उनके हर मैटर में अपनी टांग अड़ाई थी ना, तो आज वही रवैया तो वो आपके साथ अपना रही है, ताकि आपको एहसास हो सके कि जब कोई हमारे पर्सनल मुद्दों पर खुद निर्णय लेता है और जब कोई जरूरत से ज्यादा दखल देता है तो कैसा लगता है। रश्मि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं मम्मी को कह कह कर थक गया था कि आप जो कर रही हैं ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि उल्टा मम्मी तो मुझे ही जोरू का गुलाम बताने लगी थी। और फिर मैंने नैना के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला, ताकि जब भाभी और मम्मी जी आकर आपके सामने आपके घर आपके किचन पर हक जमाएं, तो आपको समझ में आएगा कि आपने उनके साथ क्या किया है। फिर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो उषा से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से उनके मुद्दों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। अपनी समधन को माफी मांगते देख उषा भी प्रेम से उन्हें गले लगा लेती है और दोनों सास बहू अपना नाटक बंद करके खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाती हैं।